ये है कहानी कॉलेज के कैंप के लिए जाते हुए एक लड़के की, जो अपने कैंप से अलग हो जाता है और अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेत आत्माएं होती हैं? इस दुनिया में ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो अच्छी होती हैं और ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बुरी होती हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अजीब महसूस किया हो, पर उसका जवाब आपको ना मिला हो कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे फील हो रहा है? बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे और उस समय हल्की सी ठंडी पड़ रही थी और हम सब ने मिलकर तय किया था कि हम पूरी रात फायर के साथ मिलकर डांस, मस्ती आदि करेंगे। मुझे और बाकी सभी कैंप वालों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए बाहर सौंपा गया, क्योंकि ठंड थी तो हमें लकड़ियाँ चाहिए थी रात में आग जलाने के लिए, जिससे हमने जो अपनी बात तय की थी कि रात में मस्ती और डांस करने की, वह पूरी कर सकें। मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं निकला तो अपनी पूरी कैंप की टीम के साथ था, परंतु जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में कहीं खो गया और पता नहीं कहाँ निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। मेरी तो रूह कांप रही थी। बादल की गरज से डरकर एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना मैंने सही नहीं समझा और किसी के सहारे की तलाश में आगे भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नज़र आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागता हुआ उस लाल बिल्डिंग में जा घुसा और वहां जाते ही सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरते हुए देखकर कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। वहाँ बाई और एक स्टोर रूम है, वहाँ जाओ और जाते ही तुम्हें जो भी सबसे पहले मिले उससे कहना कि सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, तो वह कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़ते हुए सिस्टर जूलिया को देखता रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। मैंने हल्की सी हाँ में अपना सिर हिलाया और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में खड़े एक युवक को मुस्कुराया पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। मुझे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई और उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारी देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने सिस्टर जूलिया की कई बातें उन्हें बताई। कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वह बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो तुम? जी, क्या मतलब है आपका? मैंने उनसे पूछा। कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, वरना सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे चलते हुए एक बड़े से कमरे में पहुँच गया, जिसमें चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। उस कमरे में एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा रखा था और उसके सामने एक टेबल पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से आसमानी रंग का कुर्ता और पाजामा कैप्टन विनोद जी ने मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं वहां से कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर निकलने लगा कि मेरी नज़र वहां की दीवार पर पड़ी, जो खून की छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं हड़बड़ा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा और जैसे ही मैं मुड़ा, अपने आप को आईने में देखकर चौंक गया। मैंने देखा कि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरा सर गायब था। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकल गया। मुझे इस तरह से हड़बड़ाकर बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम जाना क्यों चाहने लगे हो? अचानक ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कैप्टन विनोद,
आपके बाथरूम की एक दीवार खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसने मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई नहीं दिया, परंतु उसने मेरा सर गायब था। मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकूंगा यहाँ। बारिश में भीगता हुआ ही अपने कैंप तक चला जाऊंगा। और मैं बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर मुड़ा, तभी कैप्टन विनोद कहने लगे, रुको। तभी कैप्टन विनोद की कड़कती हुई आवाज़ गूंजी और वह कहने लगे कि तुमने सब कुछ देख लिया है। जी क्या मतलब है आपका? मैंने कहा। मेरी आवाज़ में अब डर भर गया था। चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकोगे जब तक मैं तुम्हें बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। जो आज तक कोई न जान सका, कैप्टन विनोद ने कहा। जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं डर से रोने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कैप्टन विनोद ने कहा। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में न जाने कैसी आसक्ति थी कि मैं जाकर उनके पास बैठ गया और फिर उन्होंने मुझे कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे इस अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे ही सैनिकों के वेश में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए और उससे पहले हमारे देश की सेना ने उस सैनिक को बहुत ढूंढा था, लेकिन वह नहीं मिला। किसी साजिश के तहत घायल होते ही घुसपैठियों ने उसे कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए घायल सैनिक के साथ आने वाले सैनिक के वेश में उन घुसपैठियों को गेस्ट रूम में रहने की इजाज़त दे दी। तभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि एक जोरों का ब्लास्ट हुआ। पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, मैंने कहा। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बातों को जारी रखा। कोई नहीं बच सका उस ब्लास्ट में। बाथरूम की दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखाई देता। कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों का हो गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा कि आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? यह सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाके मारकर हंसने लगे और उन्होंने मुझ पर भरपूर नज़र डालते हुए कहा कि यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरी आँख खुलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले और तुम्हें ढूंढते समय हमें एक जीप दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें अपनी जीप के पीछे वाली सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे और उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप में बिठाला और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और यह कहकर चले गई कि मैं आज नहीं रुक सकूंगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारी बेहोशी जानने और उन तक तुम्हारे पहुंचने की बात पूछी तब उन्होंने कहा कि यह तो सुमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह एकदम सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर देखते हुए मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या वह कैप्टन विनोद थे? मेरे सर ने कहा कि हाँ, वह कैप्टन विनोद थे। फिर मैंने अपने सर से उस तरफ जाने को कहा जहाँ से उन्हें जीप आती दिखाई दी थी। पहले तो वे तैयार नहीं हुए थे, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राज़ी हो गए। फिर हम उस दिशा में चल दिए और मैं उस जगह पर जाकर आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अंत जला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।
तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जो पूरी डर से भरी हुई थी और काफ़ी हद तक सच थी। इस कहानी में हमें पता चला कि इस दुनिया में अगर बुरी आत्मा है तो कहीं ना कहीं अच्छी आत्मा भी होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।